हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और एक भोपाल से आती खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। भोपाल से खबर है, शादियों पर जो संख्या का प्रतिबंध था, मेहमानों की संख्या का, वो हट चुका है। शादी कार्यक्रम में मेहमानों की लिमिट खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। कोरोना के चलते 250 लोगों को बुलाने की अनुमति थी, लेकिन बसंत पंचमी से कल से अनलिमिटेड मेहमानों को बुलाने की छूट हो गई। तो भोपाल से एक अहम खबर, शादियों पर लगा कोरोना प्रतिबंध हट गया। शादी कार्यक्रम में मेहमानों की लिमिट खत्म कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कोरोना के चलते अभी तक 250 लोगों को बुलाने की अनुमति थी, लेकिन बसंत पंचमी से अनलिमिटेड मेहमानों को बुलाने की छूट होगी। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सत्येंद्र, बताएं। देखिए पुनीत, ये कोरोना की जो तीसरी लहर थी, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे या फिर शादी समारोह थे, उन पर प्रतिबंध लगाकर लिमिटेड जो है संख्या का आदेश जारी किया गया था। उसको देखते हुए अब जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश जारी किया है या फिर ट्वीट जारी करके देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा है कि कल से जो है बसंत पंचमी के दिन प्रदेश में अब कोरोना नियंत्रण में है, लिहाजा उसको देखते हुए अब जो विवाह संबंधी कार्यक्रम है, जो भी ऐसे कार्यक्रम है जहां पर भीड़ ज्यादा आ सकती है, वहां अब अनलिमिटेड जो है लोग कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोरोना के जो बचाव हैं उनका पालन करना होगा। लिहाजा और साथ ही साथ कहा है कि अब धूमधाम से जो जितने भी कार्यक्रम है वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जा सकते हैं, और जो लोग हैं वो भीड़ है वो या शादी समारोह में आम जनता जो भी पब्लिक है वो बड़े आसानी से धूमधाम के साथ शादी समारोह शामिल हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शादी समारोह में जो मेहमानों की लिमिट थी वो खत्म कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 11 बजे प्रदेश में कोरोना हालात की समीक्षा की और इसमें कोरोना संक्रमण की गति और रोकथाम को लेकर की गई पाबंदियों पर बातचीत हुई है। दोबारा से इनका रिव्यू होगा, एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज बैठक फिर लेंगे और निर्देश दिया है। प्रदेश में 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। महिला बाल विकास विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी दे दिया है। प्रदेश सरकार ने ये सुबह ही कहा था कि अगर कोरोना के हालात इसी तरह बने रहते हैं कंट्रोल वाले, तो पाबंदियां एक एक करके हटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से जल जीवन मिशन में लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। जल जीवन मिशन में जिन जिलों के ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया, उनमें से 16 जिलों के एक एक गांव को चुना गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों से वर्चुअली नल से जल आपूर्ति से हुई आसानी और जल जीवन मिशन की योजनाओं के संचालन को लेकर संवाद किया। मध्य प्रदेश में 4044 गांव ऐसे हैं जहां हर घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। मिशन में पीएचई विभाग और जल निगम की ओर से प्रदेश के लगभग हर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल प्रदाय की योजनाओं पर काम हो रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार 2024 तक हर घर में जल पहुंचाएगी। हमने 2012 में जल निगम बना के और समूह पेयजल योजना का प्रारंभ किया था। एकल पेयजल योजनाएं भी कई बनी। उसके पहले हैंडपंप से पानी देते थे, लेकिन अब संकल्प है कि हर गांव में शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से घर में टोटी वाला नल लगा के देंगे।
इंदौर में कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर लापरवाही पर जिले के पदाधिकारियों को इंदौर अभियान प्रभारी राकेश सिंह यादव ने नोटिस जारी किया। दरअसल अभियान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए बैठकें जारी है। बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से उनकी कार्यकारिणी की सूची मांगी गई, लेकिन ना तो बैठक में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आ रहे हैं और ना ही उनके पास कार्यकारिणी की कोई जानकारी। लापरवाही को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, सेवा दल अध्यक्ष, खेल प्रकोष्ठ और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अब तक किसी भी पदाधिकारी ने जवाब नहीं दिया है। ये पहला मौका है जब स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों को नोटिस जारी हो रहा है। बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस में लोग ही कितने हैं जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है। तो जब जवाब नहीं आया तो उसमें उनको एक पत्राचार किया गया है, पत्र लिख के ये निवेदन किया गया है कि आप जो आपकी कार्यकारिणी की सूची है वो शहर कांग्रेस कार्यालय को दें, जिससे कि हम उनको विभाजित उस प्रोग्राम को कर सकें। कांग्रेस तो जो है वो परिवारवाद के आधार पे बड़ी और पनपी पार्टी है। संगठन जैसी रचना उन्हें पता कभी होगी मुझे नहीं लगता। हम अगर फिर भी बहुत अच्छा है कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी को देख के घर घर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज सीहोर पहुंची, जहां उन्होंने प्राचीन गणेश मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर पलटवार किया। उमा ने कहा, राहुल गांधी उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। हमारा देश एक है जिसमें लोगों के मत में अंतर हो सकता है। यूपी चुनाव को लेकर उमा ने कहा कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए वोट विपक्ष के खिलाफ जाएंगे। योगी की बहुमत हासिल कर दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले। शायर मुनव्वर राणा के बयान पर कहा, पाकिस्तान जाने वाले को मुजाहिर कहा जाता है। अब मुनव्वर राणा मुजाहिर बनना चाहते हैं तो जरूर जाएं। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान को आज तक पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है। भारत वर्ष एक है, इसमें लोगों के मतांतरों में अंतर है, लेकिन यही वो देश है जिसने कहा वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि सारा विश्व एक है। उसमें से वो उस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करता रहा है। मैं ये कहूँगी। ग्वालियर मंडी के विस्थापन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। वहीं प्रशासन ने कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील शर्मा के क्रशर को अवैध बताकर सील कर दिया, तो दूसरी तरफ मंडी के विस्थापन को लेकर आंदोलन कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। ऐसे में कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। सीधा आरोप है कि जो नेता मंडी आंदोलन से जुड़े हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं, उन पर प्रशासन बीजेपी के दबाव में कार्रवाई कर रहा है। सुनील शर्मा के स्टोन क्रशर पर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने क्रशर्स पर की गई पुरानी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने का मामला फिर से गर्मा गया है। जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके क्रशर चल रहे हैं, उन पे द्वेष की भावना से उन पे कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूर्णतः ये राजनीति का एक हिस्सा है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है और सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई की जा रही है। हमें जो शिकायत मिली थी कि कुछ अवैध उत्खनन चल रहा है, उस पर माइनिंग डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। माइनिंग डिपार्टमेंट ने अवैध उत्खनन का केस बनाया है और जो स्थल है उसको सील किया है। पिछले 31 दिसंबर को जारी एमपीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा के नतीजों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि जिस विवादित नियम को सरकार वापस ले चुकी थी, उसी के आधार पर एमपीपीएससी के रिजल्ट जारी कर दिए गए। विवादित नियमों में आरक्षित श्रेणी में मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित श्रेणी में चुनने से वंचित कर दिया गया था। पहले इन नियमों को समानता के अधिकार के खिलाफ बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस नियम को 20 दिसंबर 2021 को रद्द कर दिया। लेकिन रद्द हुए नियमों के आधार पर ही एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए गए, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं चुना गया। मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। कि जो नियम असंवैधानिक थे 17/2/2020 के, उनको आपने अप्लाई करके 2019 प्रारंभिक
परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस समस्त प्रक्रिया को माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसी असंवैधानिक माना है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसमें जवाब तलब किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की मनाही के बावजूद मध्य प्रदेश के महानगरों में दीपावली के दौरान आतिशबाजी की गई। ये प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जिलों के कलेक्टर्स के खिलाफ नोटिस जारी कर पूछा कि आखिर अपने जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं करवाया। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी ने 27 अक्टूबर 2021 को खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले जिलों में पटाखों को बैन करने और बाकी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने का निर्देश दिया था। कलेक्टर के प्रतिबंध का पालन न करवाने से दीपावली की रात 2 बजे तक पटाखे फोड़े गए, जिससे वायु प्रदूषण के हालात गंभीर हुए। याचिका में लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग है। ये जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूर्व आदेश का पूर्णता पालन हो जिससे कि प्रदूषण ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस याचिका में हमने मांग की है कि इन अधिकारियों से कंपनसेशन वसूल किया जाए। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर इन 4 जिले के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2022 को होगी। भोपाल से खबर है। भोपाल स्मार्ट सिटी के दफ्तर में आज दोपहर अचानक से हड़कंप मच गया। दरअसल कार्यालय परिसर में कंपनी के ड्राइवर नितिन ठाकरे ने जहर खा लिया, आत्महत्या का प्रयास किया। नितिन के पास से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने बताया कि स्मार्ट सिटी के 2 अफसर हर महीने काम जारी रखने के नाम पर 3000 रुपए की रिश्वत मांगते थे। रिश्वत न देने पर कई बार प्रताड़ित किया। आरोप है कि नौकरी से निकालने की धमकी अधिकारियों ने दी। सुसाइड नोट में भोपाल स्मार्ट सिटी प्रबंधक जॉली और शुभम का नाम लिखा है। फिलहाल युवक का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने भी मामले में जांच शुरू कर दी है। एक अहम खबर भोपाल से। अब तक ट्रॉफी फैक्ट्री में लगी आग बुझ नहीं पाई। 7 घंटे से ये आग धधक रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। आग से फैक्ट्री पूरी तरह खाक हो गई। लाखों का नुकसान दिखता है। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में ये ट्रॉफी फैक्ट्री है जिसमें आग लगी। सत्येंद्र भदौरिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। सत्येंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आग लगने की, क्या स्थिति अभी है? देखिए पुनीत, ये राजधानी के ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र में अचारपुरा गांव है जहां पर एक ट्रॉफी की फैक्ट्री है। उस ट्रॉफी की फैक्ट्री में दोपहर 1 बजे आग लगी थी जो अभी तक धधक रही है। यहाँ करीब फायर ब्रिगेड और नगर निगम के जो टैंकर हैं वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पुलिस सूत्रों की माने तो आग जो है वहाँ फैक्ट्री में फर्नीचर रखा हुआ था। फर्नीचर और लोहे के द्वारा ये जो ट्रॉफी बनाई जाती थी, आग ने लोहा और लकड़ी में दोनों में आग पकड़ ली है, जिसके चलते आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। अभी तक जो है लगभग 50 टैंकर पानी वहां पर भेजा जा चुका है और दूसरा लगातार 6 टैंकर जो है पानी के नगर निगम के वो लगातार पानी ला रहे हैं, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन प्राथमिक जांच में जो आग लगने का कारण जो सामने आया है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस नगर निगम का जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो आग बुझाने की मशक्कत में लगा हुआ है। 7 घंटे से लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझी है। इस आगजनी की घटना में फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत इस बात की है कि कोई जनहानि या किसी प्रकार का हताहत नहीं हुआ है। एक टैंकर जो जरूर था, जो पानी ले जाते समय सड़क से नीचे उतर गया था, अनियंत्रित होकर पलटने से बचा, लेकिन जो चालक था उसको मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल जो है आग बुझाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक आग बुझी नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने या थाना प्रभारी जो टीआई हैं ईंटखेड़ी, उनका कहना है कि करीब 2 घंटे और लगेंगे, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सकेगा। जी, शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आग बुझाने का प्रयास कई घंटों से जारी, लेकिन अब तक ये आग धधक रही है। फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह इसका जलना बताया, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना और मास्टरमाइंड अबू फैजल के 2 साथियों को भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
रकीब करीब 8 साल जेल में रहा और 2 साल पहले जमानत पर रिहा हुआ था। दोनों को पुलिस ने भोपाल कोर्ट में पेश कर दिया। खंडवा जिले से गिरफ्तार बबलू उर्फ बालियान और रकीब के खिलाफ 2014 में एक मामला दर्ज कराया गया था। एसीपी सचिन अतुलकर के मुताबिक ये मामला बबलू उर्फ बालियान और रकीब के खिलाफ जेल में रहने के दौरान अपराध करते रहने के लिए केस दर्ज किया है। ये मामला 2014 में सेंट्रल जेल भोपाल की तरफ से गांधीनगर थाने में दर्ज हुआ था। दोनों सिमी के मास्टरमाइंड अबू फैजल के साथ भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे। दोनों अबू फैजल के साथ जेल में वीआईपी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे, जो करीब 1 महीने चला। उस मामले में कोर्ट ने पेशी पर नहीं आने की वजह से इनके खिलाफ अदालत ने हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने दोनों को खंडवा से गिरफ्तार कर भोपाल कोर्ट में पेश किया। जेल में बंद सिमी सरगना अबू फैजल भी आरोपी है। फिलहाल अबू फैजल जेल में बंद है। जेल में अनशन करने का विषय था। उस प्रकरण में जब जमानत हुई आरोपियों की, तो उसके बाद जो कोर्ट की पेशी में उनको जाना था, न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर, उस पर लगातार नहीं पहुंचने पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया संबंधित आरोपियों के विरुद्ध। पुलिस ने उन वारंट को तामील किया है न्यायालय के आदेश पर और वर्तमान में जो है आरोपियों को न्यायालय पेश करके अग्रिम कार्रवाई जारी है। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए पुलिस विभाग के डीएसपी स्तर के आईपीएस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। ट्रैफिक को क्राइम की तरह महत्वपूर्ण सुधार कार्य मानते हुए इसके लिए ट्रैफिक पुलिस रोजाना अलग अलग अभियान चला रही है, जिसके तहत न केवल डीसीपी बल्कि एसीपी स्तर के अधिकारी रोजाना सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने पिछले 2 साल के ऑनलाइन चालान की 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि वसूली, जिसमें ऑटो, बस, दोपहिया, 4 पहिया वाहन शामिल हैं। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के मुताबिक पुलिस चालानी कार्रवाई से ज़्यादा लोगों को समझाइश देकर ट्रैफिक सुधारने के लिए काम कर रही है, लेकिन जो लोग नियमों को तोड़ने के आदी हो गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगातार कमिश्नरेट के बाद हम देखेंगे कि शहर की यातायात व्यवस्था उन्नत हुई है, सुरक्षित हुई है और ज़्यादा बेहतर ढंग से हुई है, सुनियोजित हुई है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें और ज़्यादा बेहतर जन सहयोग लेकर के लोगों की मदद के साथ साथ, लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ, उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ इस व्यवस्था को और ज़्यादा उच्चतर स्तर तक ले जाएं। विदिशा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश टंडन की छोटी बेटी की शादी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ शामिल हुए। वैवाहिक कार्यक्रम की सारी रस्में सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ निभाई। वैवाहिक कार्यक्रम में अनूठी मिसाल कायम हुई। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम के बुजुर्गों, दिव्यांगों और किन्नर समाज को भी आमंत्रित किया गया था। सभी को भोजन करवाकर उन्हें वस्त्र और राशि उपहार में दिए गए। इस दौरान सभी ने नवदंपति को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। इस सम्मान पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और किन्नरों की आंखों में एक अलग ही चमक और खुशी दिखी। वहीं बीजेपी नेता मुकेश टंडन का कहना है कि समाज के वंचितों को अपनी खुशी में शामिल कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराने में उन्हें उनके परिवार को बेहद खुशी मिली। दुल्हन नंदिनी में भी लोगों से आशीर्वाद लेकर उनका आभार जताया। आश्रम के सभी बुजुर्गों और विकलांग बच्चों को बुलाया है भोजन करने के लिए। उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी है। बस उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हमारे परिवार के वंचित लोग जो कहीं ना कहीं समाज में उनका जो अधिकार हक है उससे वंचित रहते हैं, उनको अपना परिजन मानकर आमंत्रित उनको ही किया जाए। वृद्धाश्रम से आए, हमें इतना अच्छा लगा यहाँ पे शादी में और बहुत मान सम्मान मिला हमको, बहुत अच्छा लगा हमें। उन्होंने छोड़ दिया हमको, भाई साहब मिल गए तो भाई साहब ने बहुत अच्छा रखा हमें, बहुत इज्जत दी हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। और मालिक उनकी बच्ची भी खूब मंगल में हो, उनका परिवार पूर्ण मंगल में हो, खूब खुशियाँ दे उनके परिवार को। बहुत अच्छा लगा, बहुत इज्जत दी। बुंदेलखंड के लोकनृत्य राई को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए 94 साल के राम सहाय पांडे को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राम सहाय का कहना है कि वे भारत सरकार और राज्य सरकार के आभारी हैं कि उन्हें इस सम्मान के काबिल समझा गया। राम सहाय ने कहा कि राई लोकनृत्य की परंपरा खतरे में है। मैं चाहता हूं कि उसे मरने ना दिया जाए, इसके लिए सरकार काम करे। IBS 24 संवाददाता ने पद्मश्री राम सहाय से खास बातचीत की।
मध्य प्रदेश के लोक नृत्य राई को एक नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री राम सहाय जी आज भोपाल आए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी आज मुलाकात होने वाली है। तो चलिए हम सीधे राम जी से ही बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। राई हमारा जो लोक नृत्य हमारी पहचान है, उसके लिए आपको पद्मश्री मिला है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं कि जो आज हमारे मध्य प्रदेश के लाने और बुंदेलखंड के लाने जो सम्मान दाव है, जो मैं नहीं कहता कि हम खुद गया है, हमारे बुंदेलखंड को मिला है। मध्य प्रदेश शासन से कुछ अपने नियम करते हैं, विनय कर रहे हैं कि हमारा जो गांव है कन्नरादेव, उसमें आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते, 200 घर के आदिवासी हैं। वो बेगावी बजावी में हमारी संगत चलती है। तो अगर थोड़ी बहुत शासन अगर उनको मदद दे देवे बच्चों को खिलाने थोड़ी बहुत, तो वे कम से कम हमारा सीख पे आऊँ लगे, तो जब संस्कृति आगे बढ़ जाए, ना तो जब संस्कृति खत्म हो जाएगी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात आपने की है। राम जी, क्या कुछ और आगे करना चाहेंगे और इस राई लोक नृत्य को और आगे एक बड़ी पहचान मिले, इसके लिए क्या ऐसा आपका सोचना है? आगे बढ़ावे की पूछना है आपको। आगे हमारा ने बढ़ाना है, हम अपने लड़कों को सिखाना है कि ये राई, क्योंकि ये राई अपने हिस्से की नहीं है, ये तो पूरे बुंदेलखंड की है। सवाल आया कि इस उम्र में आकर भी आप इतने सक्रिय हैं और राई के लिए इतना कुछ काम करना चाह रहे हैं, क्या कुछ वो प्रेरणा है जो आपको इस उम्र में भी आगे राई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है? जब हम मान ली 94 साल की भी उम्र कर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि जब बच्चा इच्छते हुई है और वो सीखे, तो कहें कि हमारे बुजुर्ग तो 94 साल में कराते, तो हम 50 साल 60 साल जरूर करें। राम जी का सिर्फ यही कहना है कि बुंदेलखंड की राई की परंपरा ना मरे और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश विदेश में भी इसका नाम हो, इसके लिए वो आगे लगातार काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।